ट्विस्टिंग तो इतनी कमाल की चीज है महिलाओं के लिए। पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, उनकी जो ओवरी होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस होती है, उन सब में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाती है। योग बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक तो है 108 सन सैल्यूटेशन 7 मिनट 50 सेकंड। 21 दिन में योग टीचर बन जाता है। 21 दिन में तो अगर मैं 5 आसन सिखाने लगूं, 5 आसन की डिटेल नहीं समझ सकता इंसान। ओवरवेट नहीं होना चाहिए इंसान। ओवरवेट होंगे तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ जाएगी। कुछ लोग आते हैं शुरू में तो वो बोले मुझे अपना पेट ही पेट कम करना है। आजकल बहुत लोगों को साइलेंटली हार्ट अटैक होने लग गया है। तो आपके हिसाब से इसका कारण क्या हो सकता है? हर हर महादेव और स्वागत है आप सभी का आज के इस योग फॉर लाइफ वॉरियर्स के पॉडकास्ट में। योर वन स्टॉप पॉडकास्ट फॉर ऑल व्हाट्स हैपनिंग इन हेल्थ, हैप्पीनेस और योगा। मैं हूं आपका होस्ट प्रशांत, योग फॉर लाइफ का को-फाउंडर, और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड योगा इंस्ट्रक्टर जिन्होंने भारत में ही नहीं इंटरनेशनली भी बहुत नाम कमाया है, वीरेंद्र कुमार जी। सबसे पहले स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में वीरेंद्र जी। नमस्ते प्रशांत जी, और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आप आपका धन्यवाद, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी जो योग का जो ज्ञान है वो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दे पाऊं। बस इसी आशा के साथ शुरू कर लेते हैं आज का पॉडकास्ट। शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से, अपने बारे में कुछ बता के हमारी ऑडियंस को। अ, अपने बारे में तो देखिए, योग ही मेरी पहचान है। मैं पिछले लगभग 10 साल से लोगों को योग सिखा रहा हूँ। बहुत लाखों लोगों को हम योग सिखा चुके हैं अभी तक, और बहुत लोगों को फायदा हुआ। तो यही इसी से एक पहचान आप समझ सकते हैं। मास्टर्स इन योग मैंने किया है, योग में मास्टर्स किया है। और योगा अलायंस इंटरनेशनल से भी सर्टिफाइड योग टीचर हैं। इस तरह से तो सर्टिफिकेट्स तो काफ़ी सारे हैं, पर अब हम लोगों को टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कराते हैं, तो हम सर्टिफाई करते हैं लोगों को। अच्छा। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा वीरेंद्र जी कि आपका, अगर हम बात करें कि शुरुआती दिनों की, आपकी योगा की जर्नी ये शुरू कहाँ से हुई? मतलब इसका इंस्पिरेशन कहाँ था? क्या आप जहाँ रहते थे वहां से ही आपको आया? आपका बचपन का टाइम कैसा था? नहीं देखिए, बचपन का टाइम हमारा क्या था, बचपन में ऐसा कुछ नहीं था। बचपन में हमें ये पता ही नहीं था कि हम फिटनेस में या योग में कोई करियर भी बना सकते हैं। अच्छा। इस चीज का तो पता ही नहीं था। और पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा एक सबका गांव में थोड़ा थोड़ा लक्ष्य होता है कि ये करेंगे वो करेंगे। पर जिन लोगों के पास संसाधनों की कमी होती है, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि हमें पैसे कमाने हैं। अब कैसे भी करके पैसे कमा ले। तो बचपन में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, फिटनेस के प्रति मैं काफी सचेत रहता था, अच्छा। एक्सरसाइज काफी करता था, और मैं तैयारी करता था फौज में जाने की। तो भी फिजिकल के लिए मेरा बचपन से काफी अच्छा रहा था। उसके बाद मेरी हाइट ठीक नहीं थी। फौज के हिसाब से हाइट थोड़ी कम रह गई थी, तो फौज में नहीं जा पाए, तो दिल्ली आ गए। इस तरह से हमारा धीरे धीरे फिर जॉब किया। जॉब के बाद धीरे धीरे जॉब के साथ साथ जैसे जैसे पैसे आने शुरू हुए, हमने अपना योग में पहले तो मार्शल आर्ट, उसके बाद फिर योग करना शुरू किया, और योग फिर इतना अच्छा लगा कि योग सिखाना शुरू कर दिया। हम्म। तो वीरेंद्र जी, मेरा ये एक सवाल आता है, मतलब क्यूरियोसिटी के प्रति। जैसे जब आप गांव में रहते थे, जब आपकी जो जीवन शैली थी गांव में रह के, बचपन जहाँ पे आपका बीता, आपका आप धीरे धीरे बड़े भी हुए, फिर वहां से जब आप दिल्ली शिफ्ट हुए, तो लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से चेंजेस आए जो आपने खुद भी महसूस कर पाए हो? लाइफस्टाइल के तो बहुत सारे चेंजेस थे। देखिए, जब हम गांव में रहते थे, पहली बात तो हम बहुत फाइनेंशियली बहुत वीक थे। जब अच्छा। गांव में रहते थे, इतने वीक थे कि हमें एक हमारे टाइम पे चुस्की आती थी, 50 पैसे की आती थी। तो वो चुस्की खाने के लिए हम आस पड़ोस में किसी का घर बनता था तो ईंटें उठवा के ले जाया करते थे। पूरी दोपहर ईंटें उठा दिया करते थे, और शाम को वो चुस्की दिला देते थे। तो इस तरह से हमारा बचपन बीतता रहा। फाइनेंशियली थोड़ा वीक थे। 12th करने के बाद हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सके, तो हमने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। वहां से कुछ पैसे मिले तो हमने ग्रेजुएशन का फॉर्म भर दिया। स्कूल से जो पढ़ाई पढ़ाना शुरू किया था, थोड़े कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, बट वो भी बहुत नहीं होता था। घर के खर्चे नहीं चला सकते थे, उसमें पूरी फैमिली है, हर किसी को देखना है। तो उसके बाद हम अचानक से दिल्ली आए। दिल्ली की लाइफ एकदम अलग, हम लोगों ने कुछ देखा नहीं था। तो स्टार्टिंग में हमने कॉल सेंटर्स के बारे में काफी सुना था उस समय। और लगभग 13-14 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो उस समय तो कॉल सेंटर्स में काफी अच्छे पैसे मिलते थे। अभी का मुझे पता नहीं है, अभी भी काफी मिलते होंगे। तो
बस वहां से आके कॉल सेंटर्स में हमने सोचा आजमाएं, पर अनलकीली हमारा प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं था उस समय पे। अनलकीली बोले या लकीली बोलिए, है ना। तो अच्छा नहीं था। इंटरव्यू में फेल हो जाते थे, कहीं पे भी इंटरव्यू देने गए फेल हो जाते थे। तो अब क्या करें। तो इधर उधर थोड़ा मेहनत कर कर आके हमने जैसे तैसे करके कॉल सेंटर में जॉब शुरू किया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फिर बीच में शादी हुई, फिर उसके बाद योग हमने सिखाना शुरू किया। नहीं, ये तो एक बहुत इस तरह आपकी से। आपकी जर्नी अगर देखें तो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग रही है कि कैसे आप एक गांव से जब आप धीमे धीमे एक एक लेवल आगे बढ़े और आपने मतलब एक प्रकार से पाथ खुद के लिए क्रिएट किया। ये तो इंस्पायरिंग हो गई काफी, वीरेंद्र जी। हाँ देखिए, इंस्पायरिंग कह सकते हो। काफी बच्चे हमारे गांव के इंस्पायर होते हैं हमें देख के। जब हम देखो हम गांव से आए थे, तो मैं मुझे याद है, मेरे पास आई हैड अराउंड 4,000 रुपीज। अच्छा। और 4,000 रुपीज मेरे पास थे। और वो भी मेरी सिस्टर ने 12th पास किया था। तो उसमें गवर्नमेंट उस समय पे जो फर्स्ट क्लास से पास होते थे 6,000 रुपीज देती थी। तो उसमें से 4,000 रुपीज लेके मैं नोएडा आया था। नोएडा हम सबसे पहले आए थे। और उसमें से 3,500 रुपीज मैंने एक कॉल सेंटर ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन किया था, उसमें जमा कर दिया था। 3,500 रुपीज वहां पे जमा करने के बाद बचे 500 रुपीज। उसमें से 180 की गाजियाबाद से लक्ष्मी नगर के लिए एक एमएसटी बनती थी, तो 180 रुपीज की एमएसटी थी। बाकी के 300-400 रुपीज में हमें महीना निकालना होता था, तो हम दिन में एक ही बार में खाता था। दोपहर को मोट कचौड़ी मिलती थी 10 रुपए की। तो सुबह से तो ऐसे ही निकल गए, और दोपहर में एक मोट कचौड़ी वाला गाजियाबाद खड़ा होता था वो चौराहे पे, विजयनगर एक बाईपास है वहां पे खड़ा होता था, तो वो दोपहर में खा लेते थे, शाम तक का काम चल जाता था। और उधर से जैसे हम ये हमारी जो एमएसटी थी, वो गाजियाबाद से आनंद विहार तक की थी। अब आनंद विहार से लक्ष्मी नगर के लिए ब्लू लाइन बसें चलती थी, तो उसमें हमें 3 रुपए देने होते थे। तो जाते वक्त तो जल्दी जल्दी में रहते थे तो दे देते थे, पर आते वक्त हम ये सोचते थे कैसे बचाएं, तो पैदल पैदल आ जाते थे। एक चुस्की खाते हुए 50 पैसे की, अपना आनंद विहार आ जाते थे। तो इस तरह से ये थोड़े स्ट्रगल के दिन थे, पर वो स्ट्रगल के दिन मेरे लिए बहुत जरूरी थे। उन्होंने मेरे शरीर को ऐसा बनाया कि मैं आगे जाके फिटनेस में जैसे मार्शल आर्ट कर पाया, योग कर पाया, मैंने जिम भी किया, मैं डांस भी कर पाया, तो सारी चीजें क्योंकि मैं थकता नहीं था। वो बचपन से इतनी मेहनत कर ली थी ना, कि फिजिकल एक्टिविटी करने में बिल्कुल थकान होती नहीं थी। तो ये ऐसे ही बहुत चला। इंस्पायरिंग है साथ ही साथ, मुझे तो लगता है। और कंसिडरिंग कि आपकी इन बातों को सुन के अब जब मैं कंपेयर कर पाता हूँ, मैं अपना अगला सवाल पूछूंगा आपसे। मैंने ना आपके यूट्यूब चैनल, आपके इंस्टाग्राम, हर जगह देखना कि आपने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। तो अब जब मैं उस पर देखता हूँ तब मुझे ज्यादा लगता है कि समवन कमिंग फ्रॉम दिस बैकग्राउंड और वो मेहनत, हार्ड वर्क, डेडिकेशन की वजह से यू आर एबल टू मेक 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। इट्स अ बिग फीट। तो चलिए बात करते हैं उन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में। क्या है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, वीरेंद्र जी? अरे योग बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक तो है सूर्य नमस्कार फास्टेस्ट। वैसे मैं अभी अच्छा। बता दूं, अब मैं बता रहा हूँ, बट वो करने नहीं चाहिए, फास्टेस्ट सूर्य नमस्कार नहीं करने चाहिए कभी भी। वो उस समय पे थोड़ा जोश था, तो हमने कर लिया। तो हमने 7 मिनट्स 50 सेकेंड में अराउंड 108 सन सैल्यूटेशन सूर्य नमस्कार किए थे। 108। हाँ, 7 मिनट 50 सेकेंड, ऐसा कुछ, वो मैंने यूट्यूब पे भी पोस्ट किया हुआ है। हाँ। अच्छा। और दूसरा हमारा था हेड स्टैंड करते हैं, शीर्षासन। जी हाँ। शीर्षासन में अपने पैर को जमीन से टच किया ऊपर लाए, जमीन से टच किया ऊपर लाए। तो इस तरह से मैंने 1 मिनट में अराउंड 35 टाइम्स किया था। 1 मिनट में 35 बार? हाँ। ये हाँ, तो तो काफी सर नीचे इंप्रेसिव जा। रिकॉर्ड है। हाँ, मतलब हेड पे हम खड़े रहे, हेड स्टैंड पे हम हैं, और पैरों को नीचे ले जाना है, ऊपर लाना है, तो बहुत मुश्किल होता है, एक बार भी ऊपर नहीं ला पाते। कई साल की प्रैक्टिस के बाद तो एक बार पैर ऊपर आना सीखते हैं लोग। तो हमने इतनी प्रैक्टिस कर रखी थी कि 35, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड का उस समय पे प्रेशर था, तो 35, अदरवाइज में 53 कर लेता था। अच्छा। हाँ, पर उस दिन क्या हुआ, रात में हम लोग गए थे, जयपुर में था ये फंक्शन। तो पूरी रात कुछ नहीं खाया, और पूरी रात नींद नहीं आई, सोने को मिला नहीं था। हम्म। और अगले दिन हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड का फंक्शन था, सुबह सुबह वहां पे नीचे कोई अच्छी सी मैट भी नहीं लगी थी, सर में लग रहा था। बहुत सारी चीजें थी, और थोड़ा डर भी था, तो इस वजह से 32 या 35 ऐसे इतना कर पाए थे। अच्छा। नहीं, ये काफी अच्छा था जो आपने दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड बताया। इससे मैं अगर एक और चीज पूछना चाहूँ आपसे तो ये पूछूंगा कि इसकी इंस्पिरेशन या कोई क्या कहूँ मोटिवेशन कहाँ से है कि आपको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करना है? देखो, योग हमने करना शुरू किया, पहले जब मैं योग शुरू करता था, तो स्टार्टिंग मैंने मार्शल आर्ट से की, डांस से की, और जिम से की। उसमें मुझे इंजरी हो गई।
अच्छा। इंजरी हुई स्पाइन में, काफी खतरनाक इंजरी हुई थी कि मैं अपना स्पाइन सीधा भी नहीं कर पाता था। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप योग करिए, उससे आपका काफी स्पाइन पे आराम मिलेगा। तो फिर मैंने योग करना शुरू किया, योग से काफी आराम मिला। धीरे धीरे इसी तरह से योग में आगे चलते चलते जब मुझे आराम मिला, तो अब मैं स्विच करने का भी सोच रहा था, क्योंकि मैं जॉब करता था। और जॉब में भी मैं आपको बता दूं, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे टीचर बनना है, तो आई वॉज लाइक मैड, जैसे पागल हो जाते हैं ना, इस तरह से अपने पैशन के लिए। ये अभी भी मैं याद करता हूँ कि मेरे सारे ऑफिस में मैं पुशअप कर लेता था, आप समझिए ऑफिस में हूँ और ऑफिस में मैं पुशअप कर रहा हूँ, देखता हूँ कोई इधर उधर नहीं है, 30-40 पुशअप किए, बैठ गया। देखा इधर उधर कोई नहीं है, स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट कर लेता था। फिर भी हमारे टीममेट्स देख लिया करते थे, तो वो मजाक बनाने लगे थे। इवन मेरे मैनेजर्स भी मजाक बनाते थे कि तू आधे से ज्यादा लोग तो ऑफिस में सभी लोग बोलते थे ये पागल हो गया, मतलब ये इसका मानसिक संतुलन खराब हो गया, ये इतना लगा रहता है एक्सरसाइज में। तो बट वो मानसिक संतुलन जब वो बोलते थे खराब हो गया, तो तब मुझे अच्छा लगता था सुन के, दैट आई एम ऑन राइट ट्रैक, है ना। अगर कोई पैशन है उसमें लोग पागल ना बोले तो वो पैशन ही क्या, है ना। जब लोगों ने बोलना शुरू किया पागल है, तो मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल सही जा रहा हूँ मैं, मेरा पैशन है, इसी को अब आगे बढ़ना है। तो ऐसे कर करके हम आगे बढ़े। इंस्पिरेशन, अब जब मेरा बैक का स्पाइन ठीक हुआ और मुझे स्विच भी करना था, तो मेरे पास कई सारे ऑप्शन थे। मार्शल आर्ट भी था, और जिम करता था, या फिर मैं योगा करता था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो एक मुझे लगा कि जिससे मैं अपने शरीर को फिट कर सकता हूँ, ऐसी इंजरी जिसको डॉक्टर्स बोल दे कि ये या तो सर्जरी कराओ, बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकती, उसको योग से ठीक कर सकते हैं, तो लोगों का भी भला हो सकता है। एक तो ये रीजन हुआ, और दूसरा रीजन क्या हुआ कि उस समय पे आप साथ साथ शादी हो चुकी है, एक बेटी है, पैसे भी चाहिए। तो मुझे लगता था कि और किसी एक्टिविटी को करके मैं शायद इतनी जल्दी पैसे नहीं कमा पाऊंगा, क्योंकि योग में जाके हम क्या कर सकते हैं, योग में 2-3 पर्सनल क्लासेस देंगे तो हमारा खर्च चलता रहेगा। तो इसलिए मैंने योग को चुना। उस समय पे स्टार्टिंग का मोटिव यही था कि पैसे भी आए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो आप क्या ही कर पाएंगे। जी हाँ। तो चलिए और जी। बातें करते हैं अगर इस बारे में, तो मैंने ना आपसे एक क्वेरी पूछना चाहूंगा जो आज के युग में मुझे लगता है आप भी बहुत ज्यादा सुनते होंगे और मैंने भी बहुत सारा सुना है। वो है कि किस समय पे, मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या सुबह के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे योग करने से सबसे ज्यादा फायदा कब होता है। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मॉर्निंग में ही करे, खाली पेट करे, या शाम को कुछ खाने के बाद भी करा जा सकता है। देखो, दो चीजें, सुबह करने के सुबह योग अभ्यास करने के अपना अलग महत्व है, और शाम को योग अभ्यास करने का अपना अलग महत्व है। जब हम योग की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर बता दूं कि योग की बात कर रहे हैं तो आप आसन या प्राणायाम की बात कर रहे हो, इससे ज्यादा नहीं। नॉर्मल लाइफ में भी लोग योग की अगर बात करते हैं, तो वो आसन या प्राणायाम की बात करते हैं, जबकि योग एक बहुत बड़ी चीज है। तो अभी हम आसन और प्राणायाम के बारे में ही बात करते हैं। आगे योग के बारे में अगर बहुत ज्यादा डीप में जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन आसन और प्राणायाम, देखिए जब भी आप कोई भी योगासन कर रहे हो, तो आपका जो पेट है, आपको 4 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए, 3 से 4 घंटे कम से कम। अगर कोई भी आप फास्ट योग अभ्यास कर रहे हैं, जैसे आप कोई आसन कर रहे हो जिसमें पेट पे दबाव आ रहा है या खिंचाव आ रहा है, या कोई भी अभ्यास कर रहे हो, तो 3 से 4 घंटे का फास्टिंग हो। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि सुबह के समय पे योग अभ्यास करिए। फ्रेश होके पूरी रात का पेट खाली होता है, पेट शरीर हल्का होता है, आप योग अभ्यास कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है। बहुत लोगों के साथ होता है। दूसरा, अब कुछ लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह उठे और जल्दी जल्दी हमें ऑफिस भागना है, हम क्या करें। योग अभ्यास शाम को भी किया जा सकता है, पर उसमें रूल यही रहेगा कि 4 घंटे का कम से कम फास्टिंग रखिए, ये रूल रहेगा। और उसके बाद दूसरा, प्राणायाम। कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिनको आप खाना खा के अगर करते हो तो कोई इतना नुकसान नहीं होता है, पर मैक्सिमम प्राणायाम ऐसे हैं जो खाना खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद ही किए जाने चाहिए। एक एक वज्रासन है जो योगासन के बाद तुरंत वज्रासन कर सकते हैं, ये तो सबको पता है, खाना खाने के तुरंत बाद कर लो, जी। इससे डाइजेशन अच्छा होता है। अब जैसे कपालभाति प्राणायाम हुआ, खाना खाते ही अगर आप करोगे तो आपको एसिडिटी हो जाएगी। तो कम से कम 3 से 4 घंटे का आप गैप रखिए। इनफैक्ट अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आप कर रहे हो, दो वो स्लो प्राणायाम है, पर वो आपकी नाड़ियों को शुद्ध करता है। अब नाड़ियों को शुद्ध अगर कर रहा है, तो उस समय अगर डाइजेशन चल रहा है तो वो बाधित होता है। अगर सही लाभ लेना चाहते हैं, तो खाना खाने के कम से कम 2 से 3 घंटे बाद इन प्राणायाम को करिए। उसके बाद
सूर्य भेदी प्राणायाम अगर आप चाहें तो कर सकते हैं खाना खाने के तुरंत बाद। वो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है। उसमें क्या होता है, राइट से सांस ली जाती है, लेफ्ट से छोड़ी जाती है, बस इसी को दोहराना होता है, राइट से लिया धीरे धीरे, लेफ्ट से छोड़ा। तो ये करोगे खाना खाने के बाद, इससे आपकी डाइजेस्टिव जो फायर है वो अच्छी होती है और आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो इसीलिए हम प्रेफरली सबको ये बोल देते हैं कि खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद करिए, क्योंकि इतना डीप में बताने के लिए जब हमारे पास क्लासेस करने लोग आते हैं तो हम बता देते हैं कि हाँ ठीक है, ये करिए, ये करिए, ये मत करिए। पर काफी लोग क्या होता है, जब हम कोई चीज बता देते हैं तो वो उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। अधिकतर लोगों को यही होता है, जैसे हमने कुछ बताया कि आप खाना खाने के बाद ये 2 आसन कर सकते हो, तो 1-2 आसन वो अपनी तरफ से भी जोड़ लेते हैं कि ये भी तो इसके ही जैसा है, ये भी तो इसके ही जैसा है। तो इसलिए ये प्रिकॉशनरी हम उनको बोलते हैं कि आप खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद योग अभ्यास करिए, तो ज्यादा अच्छा आप रहेगा। आपने जो रीजन दिया वीरेंद्र जी, मुझे लगता है वो तो सही है, बट ना कभी कभी एक फैक्टर और आता है। कुछ लोग ना ये कंप्लेन करते हैं कि जब वो सुबह खाली पेट रहते हैं, वो सुबह 6 से 7 बजे के अंतराल में जब वो सो के उठते हैं, तब उनके शरीर में जान नहीं होती। उनको लगता है कि अभी मैंने कुछ खाया ही नहीं है, शरीर में जान नहीं लग रहा, अभी मैं कैसे योगा प्रैक्टिस कर सकता हूँ। देखो, ये 2 तरह का बॉडी टाइप होता है। एक बॉडी टाइप होता है जिसमें अगर आप सुबह खाली पेट करोगे तो आपको हल्का हल्का एसिडिटी होने लगेगी। अच्छा। और एक बॉडी टाइप होता है वो हल्का सा भी कुछ खा लेते हैं अ, तो उनको एसिडिटी हो जाती है। तो ये आपको अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा। अगर आप योग अभ्यास से पहले कोई लेट्स से आप योग अभ्यास कर रहे हो, आपका बॉडी टाइप कैसा है, हर किसी का बॉडी टाइप अलग है। आप देखिए, अगर आप खाली पेट नहीं कर पा रहे तो आधा घंटे पहले कुछ केला खा लो, कोई फ्रूट खा सकते हो, है ना। एकदम पेट भर के नहीं खाना, थोड़ा सा खा लिया। अब कुछ लोगों को जैसे सेम वो केला खाएंगे तो क्या होगा कि उनको एसिडिटी होने लगेगी, तो उनको खाली पेट करना चाहिए। तो अपनी बॉडी के हिसाब से करना है जब भी योग अभ्यास करना है ना। तो एक ही चीज एक इंसान को नुकसान दे सकती है और एक इंसान के लिए अच्छी हो सकती है। तो ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। जितने भी लोग योग अभ्यास करने वाले हैं, कभी ये दूसरे की बात नहीं सुननी चाहिए कि खा के करें या ना खा के करें। हाँ, इतना श्योर है कि खाना आपको ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा नहीं खाना। अगर कुछ खाना है तो हल्का फुल्का, या तो आप एक डेट ले सकते हैं या फिर कोई फ्रूट ले सकते हैं छोटा सा। नहीं, काफी अच्छा इंसाइट है, मुझे लगता है काफी लोगों की सहायता करेगा ये। अच्छा, एक चीज और है वीरेंद्र जी, जो आज के मॉडर्न टाइम में बहुत ज्यादा देखी जाती है, वो है आजकल लोग ना अपनी फिटनेस को वेट लॉस से बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं। मतलब उनको अगर अपनी जर्नी, अपनी आपको फिट बनाना है, तो उनका पहला उद्देश्य, एम यही होता है कि अरे हमें तो वेट लॉस करना है। तो मतलब वो बाहर से अपने शरीर को इतना ज्यादा चमकाने लग जाते हैं कि अंदरूनी कितना, मतलब अंदरूनी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हो रहे, उनकी अंदर की फंक्शनैलिटी तक खराब हो रही है। इसके बारे में अगर आपका क्या कहना है? देखो, ये तो कई बार जैसे बहुत लोग जिम जाते हैं, स्टेरॉइड ले लेते हैं, है ना, या तरह तरह के पता नहीं क्या क्या पाउडर आ रहे हैं, वो पाउडर ले लेते हैं। उनसे बाहर की बॉडी तो उनकी अच्छी लगने लगती है, लेकिन अंदर से वो एकदम खोखले हो जाते हैं। आप देखना, मैक्सिमम लोगों में मैं देखता हूँ, मेरे पास बहुत लोग आते हैं जिनको एब्स बने हुए हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। वजन कम करना जरूरी है, ओवरवेट नहीं होना चाहिए इंसान को। ओवरवेट होंगे तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। पेट बाहर नहीं निकलना चाहिए। पेट अगर बाहर निकल गया तो बीमारियां अंदर आ जाएंगी पेट के। अब अब हमें क्या करना है कि हम पतले भी रहें और इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो मजबूत रहें। अगर आपके इंटरनल ऑर्गन्स अगर मजबूत हैं, सही तरह से काम कर रहे हैं, तो आपका वेट बढ़ेगा ही नहीं, आप सही वेट में रहोगे हमेशा। तो योग क्या काम करता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को इतना मजबूत कर देता है कि आपका अंदर से मजबूत होने के साथ साथ आप बाहर से भी अच्छे लगने लगते हैं। देखने में शरीर आपका लगता है कि हाँ, अच्छा शरीर है, एकदम सुडौल शरीर है। हाँ, तो बाहर से दिखाना चाहते हो दिखाइए, अच्छी बात है, पर अपने इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। तरह तरह की उल्टी सीधी चीजें खा के या स्टेरॉइड लेके वो इंटरनल ऑर्गन्स को, आप किडनी को डैमेज कर दोगे, है ना। आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो इसी वजह से आप किसी भी इंसान को अगर कोई भी अभ्यास करना है तो सोच समझ के, ध्यान से, और किसी की गाइडेंस में शुरू करें। और किसी की गाइडेंस में भी ऐसे नहीं कि किसी की भी गाइडेंस में ले लिया। क्योंकि जैसे मैं आज के समय में बता दूं, हमारे जो योग में ही आप देख लीजिए 21 दिन में योग टीचर बन जाते हैं। एग्जैक्टली। 98% योग टीचर्स वो हैं जो सिर्फ 21 दिन में योग टीचर बने हैं। 21 21 दिन दिन में अगर में एक, या फिर 2 घंटे का कोर्स करके।
एग्जैक्टली exactly. तो 21 दिन में तो अगर मैं 5 आसन सिखाने लगूं, 5 आसन की डिटेल नहीं समझ सकता इंसान। 21 दिन में टीचर तो क्या ही बनेंगे। तो देख के सोच समझ के, हाँ 21 दिन में टीचर बन के थोड़ा और प्रैक्टिस करें। जब तक नहीं सिखाना चाहिए जब तक आपको पूरी तरह से आपका कंट्रोल ना आ जाए चीजों पे। ये काफी अच्छा इंसाइट है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे वीरेन जी, आपकी काफी अच्छी कम्युनिटी है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो काफी सारे लोग, मतलब मैंने ये देखा है कि जब आपसे गाइडेंस के लिए आते होंगे, हमारे पास भी आते हैं, तो हमने इस चीज को नोटिस किया है कि लोग ना आजकल स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का वेट लॉस चाहते हैं। जैसे बेली फैट कम हो जाए, आर्म फैट कम हो जाए, थाई फैट कम हो जाए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप उन्हें गाइड कैसे करते हैं कि एक होलिस्टिक वेलनेस, पूरे शरीर के एक बेहतर रहने पे हम लोग फोकस करेंगे, रादर देन कि सिर्फ पेट कम हो जाए, सिर्फ हाथ से चर्बी कम हो जाए। आप गाइड कैसे करते हैं उनको? देखो, एक एक रिपोर्ट आई थी जिसमें रिपोर्ट में बताया था कि स्पॉट रिडक्शन नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। एक एक रिपोर्ट आई थी, बट वो रिपोर्ट लोगों ने पूरी नहीं पढ़ी, उसको पूरा पढ़ना चाहिए। तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जैसे कोई भी अभ्यास करते हैं, देखिए जैसे काफी लोग आते हैं ना, उनका सिर्फ पेट पेट बाहर होता है और पूरा शरीर एकदम उनका सुडौल होता है, कहते हैं हमें सिर्फ ये पेट पेट कम करना है। तो अगर आप ये पहले तो इस मैं रिपोर्ट को क्लियर कर दूं, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे आपका ओवरऑल बॉडी का वेट रिड्यूस होएगा, नो डाउट, 100%, पूरी बॉडी का, क्योंकि पूरी बॉडी पे काम चलता है। लेकिन जिस हिस्से के लिए, जैसे हम नौकासन करते हैं पेट के लिए कर रहे हैं, तो कुछ आसन ऐसे हैं जिसमें ब्लड का पूरा सर्कुलेशन आपके पेट पे जाता है। जब पेट पे जाता है तो वहां के हिस्से में जो ब्लड का सर्कुलेशन जाएगा, न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे जाएंगे। तो कंपैरेटिवली अगर आप पूरी बॉडी को देखो, उस हिस्से पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप सिक्स पैक एब्स बनाते हैं तो एब्स की एक्सरसाइज करनी पड़ती है, एब्स की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसी हिस्से पे ज्यादा इम्पैक्ट डालना है। तो जैसे जिम में है, उसी तरह से कोई भी एक्सरसाइज आप करो, कोई भी अभ्यास करो, कोई भी आसन करो, पूरे शरीर का तो वजन कम होना ही होना है, वो दैट्स फॉर श्योर, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर जिस हिस्से के लिए आप अभ्यास कर रहे हो, उस हिस्से पे विजिबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं विद इन 15 to 30 डेज। और ये हम करवाते भी हैं। तो वो उस रिपोर्ट का थोड़ा सा लोगों ने पूरी तरह से उसको नहीं पढ़ा। जैसे ये बोल देते हैं, आप कोई भी अभ्यास कर रहे हो तो जैसे आप अगर वॉक भी कर रहे हो तो पूरे शरीर का वजन कम होएगा, है ना। पर जैसे किसी हिस्से को हमने स्पेसिफिक टारगेट किया, जैसे हम पुशअप्स करते हैं या हम डंबल्स करते हैं, तो हमारे स्पेसिफिक हिस्से के मसल्स ग्रो होते हैं ना। तो उसी तरह से होता है। तो ये बहुत सारे, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से इस पे मैं बहस भी हमारी हो चुकी है। स्पोर्ट रिडक्शन, वो पूरा समझना चाहिए कि स्पोर्ट रिडक्शन इज पॉसिबल, बट ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी का वजन कम नहीं होएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। पूरी बॉडी का जी। वजन कम होता है। जैसे मैं नौकासन करूंगा तो पूरे शरीर का वजन कम होएगा, पर उसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट कहाँ होगा? पेट पे होगा। पेट पे होगा। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपके पेट पे होएगा, और आप करके देख लीजिए 20 से 25 दिन, आपको पता लग जाएगा पूरा। आपका वेस्ट कम हो जाएगा, आपका जो बेल्ट है ना वो कम हो जाएगी। जितना भी हम्म। इंचेस होता है, इंच लॉस आपको दिखने लगेगा। इंच लॉस अगर दिख रहा है तो मतलब आपके उस हिस्से पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर पूरे शरीर का वजन कम होता है तो पेट भी तो पूरे शरीर में ही आ रहा है। और फिर कुछ हाँ। लोगों को जैसे उनको ये दिखाना होता है, कुछ लोग आते हैं शुरू में आपके पास योग अभ्यास करने, उनको 2 3 अभ्यास वो बोले अगर योग, मुझे अपना पेट ही पेट कम करना है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पेट का ही अभ्यास करने लग जाते हैं कि उसी पे फोकस करते हैं। आपको पूरी बॉडी पे ध्यान देना पड़ेगा। बीच बीच में 5 से 10 मिनट आप उस स्पेसिफिक हिस्से के लिए कुछ आसन कर लीजिए। तो वो जो वेट रिड्यूस होएगा, वो ऐसा वेट रिड्यूस होएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। और अचानक से जब आप किसी को देखते हैं ना, अजीब सा लगने लगता है। अगर वो बहुत जल्दी वेट रिड्यूस करता है तो ऐसा नहीं लगता है, और स्किन लटकती नहीं है। हाँ, मतलब आपका कहना है वीरेंद्र जी कि पूरे शरीर पे उसका असर होता है, कहीं ना कहीं से, चाहे आप कैसा भी अभ्यास करें, पूरा शरीर पे उसका असर होता है। बस जिस पर्टिकुलर चीज, जैसे नाव आसन अगर कोई करता है, तो पेट पे उसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है। एग्जैक्टली exactly, ये ही होता है। अच्छा। यही होता है। जैसे आप अच्छा। उठक बैठक लगा रहे हो तो पूरे शरीर के लिए है, पर आपके थाई देखना, आप सो करके देखो, थाई एकदम ऐसे पत्थर की तरह से हो जाएंगे उसी समय पे। तो वहां के जो सेल्स होते हैं, जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन, वहां के सेल्स, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो बहुत सारे सेल्स मर जाते हैं बॉडी के। तो जिस हिस्से पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, वहां के सेल्स मरते रहेंगे। जो फैट सेल्स हैं वो मरते रहेंगे। जब वो मरते रहेंगे तो वहीं का ऑफकोर्स वहां पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा।
काफी सही इंसाइट है। एक चीज और है, जैसे हम लोग के पास योग में कई सारे आसन होते हैं अलग अलग चीज के लिए। जैसे मंडूक आसन किया जाता है डायबिटीज के लिए, कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसको बोला जाता है, कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है, पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उसको बोला जाता है मलासन करिए। और साथ ही साथ अगर गैस पास नहीं हो रही है तो कहा जाता है पवन मुक्त आसन करिए। तो कभी कभी ना मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है वीरेंद्र जी ये जानने में कि ये आसन शरीर पे काम कैसे करते हैं। जब हम अपने पैरों को ऊपर उठाते हैं तो क्या वो उस पर्टिकुलर अंग को मतलब हमारे उस ऑर्गन को क्या दबाते हैं, या फिर उस पर प्रेशर क्रिएट होता है, ये कैसे होता है? देखो, योगासन तीन तरह के होते हैं। एक तो जिसमें हम खड़े होके करते हैं, एक बैठ के करते हैं, एक लेट के करते हैं। अब कुछ स्ट्रेचिंग पोजेस होते हैं जिसमें हम स्ट्रेच लाते हैं शरीर पे, और कुछ दबाव लाने वाले होते हैं। आप सबसे पहले आपने बताया मंडूक आसन। मंडूक आसन डायबिटीज के लिए बेस्ट आसन नहीं है, अच्छा है पर बेस्ट नहीं अच्छा। है ना। अच्छा। अधिकतर हम सभी लोगों को पता है कि मंडूक आसन अच्छा होता है, क्योंकि हमने उसके बारे में बहुत सुना है, वो बहुत अच्छा आसन है। पर उससे भी अच्छा है, अपनी बॉडी को हिसाब को देख के आपको योग अभ्यास करना चाहिए। डायबिटीज के लिए जब भी आप योग अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी है वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की बॉडी में लोकेशन देखिए, पेट के जस्ट नीचे होता है। नीचे, पेट के नीचे, जी हाँ। हाँ, पेट के जस्ट नीचे होता है, और इस तरह से पी शेप में होता है। तो उसको एक्टिवेट करना है। उसको एक्टिवेट आप मंडूक आसन करोगे तो वो तो आप नाभि के दोनों साइड लगा रहे हो, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाते हाथ। अच्छा। उसके लिए सबसे बढ़िया आसन होंगे सारे ट्विस्टिंग वाले। जितने भी ट्विस्ट करोगे तो देखोगे, जैसे ही आप ट्विस्ट करोगे आपका पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा तुरंत। तो जैसे मत्स्येंद्र आसन हुआ, अर्ध मत्स्येंद्र आसन हुआ, वक्र आसन हुआ, ये डायबिटीज के लिए। त्रिकोण आसन हुआ, कोण आसन हुआ, ये डायबिटीज के लिए कमाल के आसन है। मंडूक आसन डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि उससे क्या होता है, आपके इंटेस्टाइन पे दबाव आता है। जब आप इंटेस्टाइन को दबाएंगे तो इंटेस्टाइन में जो गंदगी जमा होती है वो गंदगी साफ होती है। पेट का डाइजेशन अच्छा, जठराग्नि प्रदीप्त होगी। जब जठराग्नि आपकी प्रदीप्त होगी तो उससे क्या होगा, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। डाइजेशन अच्छा हो जाएगा तो वो डायबिटीज में भी हेल्प करेगा, है ना, शुगर में भी हेल्प करेगा। तो इसलिए बोल देते हैं मंडूक आसन। मैं डायबिटीज के लिए ऐसे ही बोलता हूँ जैसे नौकासन है। उसके लिए जो एक चीज मैं बताता हूँ हमेशा, जो सबसे ज्यादा कारगर है वो है ट्विस्टिंग। ट्विस्ट वाले जितने भी पोजेस हैं, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ना आसन के नाम नहीं बताता, मैं उनको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो कॉन्सेप्ट, अब जैसे मैंने आपको बता दिया ट्विस्टिंग, तो वो रिलेट कर पाएंगे कि जिस भी अभ्यास में ट्विस्ट हो रहा है वो मेरे डायबिटीज के लिए बढ़िया है। तो उससे उनको समझ में हमेशा याद रहता है, उनको याद करने की जरूरत नहीं होती। और एक बार देख लिया समझ गए। और ट्विस्टिंग तो इतनी कमाल की चीज है, महिलाओं के लिए पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, उसमें भी ट्विस्टिंग से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वो क्या होता है, उनकी जो ओवरी होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस होती है, उन सब में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाती है। ये ट्विस्टिंग वाले देखो, जब ऐसे ट्विस्ट करेंगे जल्दी जल्दी तो पेट पे ही आएगा पूरा। जैसे पुराने समय पे पोछा लगाते थे इस तरह से, तो यहीं पे आता था ना, या जी हाँ। चक्की चलाते थे तो इसी हिस्से में आता था। तो इसी जी हिस्से हाँ। में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना है, तो कॉन्सेप्ट समझिए। तो ये दबाव डालते हैं, खिंचाव डालते हैं आसन। आपका जो सवाल था कि कैसे वो चीजों को ठीक करते हैं, तो जब हम किसी हिस्से पे दबाव डालेंगे, हमारी बॉडी को ये नहीं पता कि हम योगासन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। किसी भी हिस्से पे अगर कुछ अनकंफर्टेबल चीज होगी तो बॉडी ब्लड का सर्कुलेशन उस हिस्से में पहुंचाएगी ज्यादा से ज्यादा। जैसे हमें चोट लगती है कहीं पे, तो आप देखते हैं ना, वहां पे कुछ दिन के बाद वो फ्रंट जमने लगता है। जी हाँ। तो जी हाँ। बॉडी को क्या लगता है, बॉडी को लगता है कि इस हिस्से में कोई समस्या है, इस हिस्से में ज्यादा सप्लाई भेजने की जरूरत है, जिससे जी। वो उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर दे। अब जो भी जी। चीज हम खाते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं, वो ब्लड के थ्रू ही जाती हैं। जब ब्लड वहां पे अच्छा जाता है तो वहां पे हीलिंग अच्छी होगी, और वो हिस्सा, वो ऑर्गन प्रॉपरली काम करेगा। तो इसलिए ये बहुत हेल्पफुल होता है योग। नहीं, ये आपने जिस तरीके से समझाया मुझे लगता है ये बहुत लोगों के काम आएगा इस कंसेप्ट को समझने के लिए। हाँ, ये हर बहुत किसी अच्छा। चीज में, हर हर देखो, जितने भी आसन करो, कॉन्सेप्ट समझ के करो। कभी भी आपको ना तो कोई इंजरी होगी, और लाभ जो आपको 3 महीने में मिलने वाला था वो 1 महीने में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज वालों को मंडूक आसन से लाभ नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पर जो लाभ 3 महीने में आप लोगे, वो लाभ आप अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने से 1 महीने में ले सकते हो, या उससे भी कम टाइम में।
अच्छा, अगर हम इस कॉन्वर्जेशन में और आगे बढ़े वीरेंद्र जी, तब एक चीज और है जो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ही बढ़ रही है और हमें लगता है कि हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए। वो है साइलेंट हार्ट अटैक। आजकल बहुत लोगों को साइलेंटली हार्ट अटैक होने लग गए हैं। लोग अपने थर्टीज के स्टार्ट में जाते हैं, अपने ट्वेंटीज के एंड में होते हैं और उनको हार्ट अटैक जैसी परेशानियां, ऐसी ग्रेव बड़ी बड़ी परेशानियां हो जा रही हैं। तो आपके हिसाब से इसका कारण क्या हो सकता है? बिग रीजन जिसकी वजह से ये आजकल बढ़े जा रहा है। लाइफस्टाइल। अच्छा। लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल और जो प्रदूषित खाना, प्रदूषित वायु, आज आप देखिए, आज के समय में पेस्टिसाइड्स का इतना ज्यादा यूज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जाके आपके हार्ट पे इम्पैक्ट डालते हैं। पेस्टिसाइड्स जी। का मैंने देखा था, मैं गांव में जब जाता हूँ कभी कभी अपने गांव में, तो कुछ जानने वालों की पेस्टिसाइड्स की शॉप है। वो रिकमेंडेड है 1 बीघा जमीन में 100 ग्राम, पर पैकेट आता है 250 ग्राम का, 250 ग्राम का पैकेट है। तो वो जो बेचने वाले वो बोलते हैं इसको 100 ग्राम डाल देना। अब जब किसान खोलता है तो वो क्या सोचता है कि अब ये आधा पैकेट बेकार ही हो जाएगा, पूरे डाल दो। तो वो जो 100 ग्राम जहां डलना था वो 250 ग्राम डल रहा है। अभी आपने पीछे देखा था वाटरमेलन का सीजन था, उसको इंजेक्ट करके मिल रहे थे लोगों को। जी हाँ। लोग की एक एक रात में पूरी बड़ी, जो जितनी भी हेल्दी चीजें हैं उनमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड मिला रहे हैं, तो उन लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं। जो जितना ज्यादा हेल्दी खाने की कोशिश करते हैं उन लोगों को ज्यादा आता है। ये जस्ट बिकॉज मिलावट, दूध में मिलावट है, खाने में मिलावट है, हवा में मिलावट है, पानी में मिलावट है। अब इतनी मिलावट जब बढ़ती जाएगी, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते जाएंगे, तो हार्ट अटैक ही आएगा। प्रकृति उनके साथ उनको गोद में थोड़ी खिलाएगी, प्रकृति भी उसी तरह के उनको भी परिणाम देगी। तो अब बट इसको भी, अब आप क्या कर रहे हैं, ये अब इसका कहेंगे कि इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो खाने को आ रहा है, क्योंकि खाना तो हम उगाते ही नहीं है, जो मार्केट में आएगा वही खाना पड़ेगा, क्या करें। हाँ, तो उसके लिए आपको अधिकतर क्या करना चाहिए, अपने जो इंटरनल ऑर्गन से इतने मजबूत बना लेने चाहिए, इतने मजबूत बना लो कि जो भी चीजें नेगेटिव भी आ रही हैं उनको हमारा जो शरीर है वो झेल पाए। और एक जो बहुत बड़ा रीजन है वो है आपका जो रिफाइंड ऑयल खाते हैं, पाम ऑयल रिफाइंड ये ऑयल। सब। हाँ, ये बहुत नुकसान देते हैं, ये कभी ना खाइए। घर पे आप आराम से जो सिंपल बना हुआ जो सरसों का ऑयल अगर आपके पास है वो खा लीजिए, नारियल का तेल ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। घर घर पे निकला हुआ घी काफी अच्छा हो हाँ, सकता है। हाँ, घर पे निकला हुआ घी, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बट घर पे निकला हुआ, है ना, क्योंकि बाहर से अगर लाते हैं तो वो भी मिलावट वाला आ रहा है। तो ये बहुत छोटे छोटे कुछ रीजन है। चीनी है, व्हाइट शुगर, वो बहुत बड़ा एक रीजन होता है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, उसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ चीनी से सस्ता भी होता है और अच्छा भी होता है। तो वो हम यूज करके अपने ये जो इन चीजों से काफी हद तक इन चीजों को पार कर सकते हैं, इन चीजों से पार पा सकते हैं। मतलब एक प्रकार से सब्स्टिट्यूट लाना है, उनको रिप्लेस करना है ज्यादा बेटर चीजें से। हाँ, ज्यादा बेटर चीज मतलब, ये देखो, नुकसान अधिकतर चीजों में, अब गुड़ में भी ऐसा नहीं, गुड़ में भी बहुत वो सही केमिकल बात है। मिलाने लगे, कलर मिलाने लगे। पर ये देखो, एक से तो हमें 50% नुकसान हो रहा है, एक से 20% नुकसान हो रहा है, तो 20% वाली खा लो और क्या करें। हाँ, 50%, 30% का तो फायदा होगा। ये भी आपकी बात भी सत्य है। हमें अपने लिए बेटर ऑल्टरनेटिव्स को चुनना है। हाँ, चुनना है। और जी, ये बातें पता सबको है, अधिकतर लोगों को पता है कि गुड़ अच्छा है, अधिकतर लोगों को पता है कि पेस्टिसाइड आ रहा है, अधिकतर लोगों को पता है कि चीजें नुकसान दे रही हैं, फिर भी लोग करते हैं। वो है लोगों के ना, वो लोगों को बस उनको कोई बताने वाला चाहिए, हर टाइम बताने वाला चाहिए। जैसे ही वो करना शुरू करे, कान में कोई बता दे कि ये इससे नुकसान होगा, तो उस समय हम चीजों को थोड़ा सा छुटा सकते हैं। नहीं तो लोग कैजुअली ले लेते हैं चीजों को, देखते हैं उसको हो गया, होता है। कुछ लोग बोलते हैं तो पहले भी तो होते थे, बट पहले पता नहीं लगता था हार्ट अटैक का, ऐसे बोलते हैं ना, कि पहले भी तो होते थे बट पहले सोशल मीडिया नहीं थी, न्यूज नहीं थी, तो पता नहीं लगता था। आप उनको क्यों देख रहे हो, आप ये देखे ना, जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें भी कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। रिपोर्ट्स पहले भी आती थी, अब भी आती थी, तो ये इज जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, सब चीज पोल्यूटेड है। आपका कहना सही है। अगर इसी कॉन्वर्जेशन को मैं और आगे करूँ ना वीरेंद्र जी, तब एक और सवाल मेरे अंदर आता है जो आप भी बहुत रिलेट कर पाएंगे और मैं तो बहुत ही ज्यादा। आज के यूथ में हम आज का जो यूथ है वो बहुत ज्यादा प्रोटीन के पीछे पागल सा हो गया है। हर खाने में, हर मील में इतना ग्राम प्रोटीन चाहिए, वरना हमारी हमारी मील इनकम्प्लीट है, हमारे शरीर को पोषण नहीं मिल रहा है, हमारा शरीर कहीं ना कहीं से उस पर्टिकुलर
मतलब खुद के मसल्स को ब्रेक डाउन करने लग जाएगा मतलब न्यूट्रिशन के लिए। तो मतलब ये इतना माइंडलेसली आज का यूथ प्रोटीन के पीछे भाग रहा है, इसके पीछे आपका क्या व्यू है? टीवी में आने वाले ऐड, अच्छा। लोग अधिकतर क्या करते हैं ना, लोग चीजों को जब टीवी में देख लेते हैं, उन्हें लगता है कोई सेलिब्रिटी बोल रहा है तो बहुत बढ़िया चीज है ना। चीज आती है कि ये करो वो करो। पहले लोग नहीं रहते थे क्या बिना प्रोटीन के? वो अपना घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाते थे और ताकतवर होते थे। अभी भी आप कंपेयर कर लीजिए, हमारे दादाजी थे या हमारे पापा थे, उनमें हमसे कई गुना ज्यादा ताकत थी। वो कभी भी अपना प्रोटीन वो चेक नहीं करते थे कि मैं कितना प्रोटीन ले रहा हूँ, मेहनत करते थे। आज के समय में फिजिकल वर्क कम हो गया है, मेंटल वर्क ज्यादा हो गया। पहले समय में मेंटल काम इतना ज्यादा नहीं करते थे, वो फिजिकल काम बहुत ज्यादा करते थे। तो अब जैसे जैसे ये चीजें चेंज हो, अब इन चीजों को हमें क्या करना है, इसीलिए अब फिर लोगों को हम बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, जिससे आपका फिजिकल वर्क भी बढ़ता रहे। अब प्रोटीन की बात अगर हम करें, तो घर पे आपको नॉर्मली अगर आप एक कटोरी दाल खा लेते हो, चपाती खाते हो, और दिन में कुछ दो तीन चीजें खा लेते हो, तो आपको प्रोटीन की मात्रा पूरी हो सकती है ना। एक कटोरी दाल में 20 से 26 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है, अगर आप सही करके भर के खा लेते हैं तो। और जो प्रोटीन पाउडर होता है, प्रोटीन पाउडर का जो बनाने का प्रोसेस होता है वो हेल्दी नहीं होता है। इसमें मैं ये बोलूंगा कि आपके जो शरीर है लगभग जैसे जितना वेट है उतने ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। समझ लो अगर 72 ग्राम आपका 72 किलो वेट है, तो 72 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। तो 72 ग्राम प्रोटीन के लिए आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, सोयाबीन ऐड कर सकते हैं, दाल ऐड कर सकते हैं, रोटी में भी होता है, चावल में भी प्रोटीन होता है, सब्जियों में भी मिल जाएगा। तो कितनी ऐसी चीजें हैं जो अलग से, जो प्रोटीन पाउडर आप लेंगे उसमें भी तरह तरह के केमिकल्स मिले होते हैं, वो भी आपके शरीर को, हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग जिम करते करते ट्रेडमिल पे चल रहे हैं और गिर गए, जी। जबकि उनको तो फिट होना चाहिए था। सही वो बात। इतना ध्यान रखते हैं। बॉडी बिल्डर हमने देखा था कोविड के टाइम पे, एक दिल्ली के थे कोई बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर, मैं देख रहा था इतने बड़े बड़े मसल्स थे, और वो कोविड में मुझे लगता है 1 या 2 दिन में उनकी डेथ हो गई। वो कैसे हो गई? जब इतने स्ट्रांग हैं तो फिर नहीं होनी चाहिए, कोविड को हरा सकते थे। जी सी उसका मैं कोई वो जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, बट वो इंटरनली इतना वीक कर लेते हैं अपने आप को, क्योंकि आप इंजेक्शन लेंगे, आप प्रोटीन पाउडर बहुत ज्यादा लेंगे, जितने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन पाउडर ज्यादा लेने से किडनी खराब हो जाएगी, बार बार किडनी को प्रोसेस करना पड़ेगा उसको। तो मतलब अति हर चीज की बुरी है। अगर ज्यादा करोगे तो वो बुरा है, चाहे कुछ भी हो। ज्यादा खाना खाओगे तो बुरा, ज्यादा पानी पियोगे तो बुरा, ज्यादा अमृत भी खा लोगे तो भी बुरा है। तो हिसाब से सारी चीजें खाओ, वो हमेशा अच्छी रहेगी। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आप युक्ति पूर्वक लें तो मदिरा भी आपके लिए औषधि है। मदिरा मतलब शराब, शराब। अगर युक्ति पूर्वक ली जाए तो वो औषधि है। आपने जो बात बताई मॉडरेशन वाली, ये तो बहुत ही ज्यादा की है। मुझे लगता है अगर इस पर्टिकुलर बात को भी अगर लोग समझे कि किसी भी चीज को एक मॉडरेट अमाउंट में लो तो कभी वो शरीर को हार्म नहीं करती, लोग अपना आपा खो देते हैं। आपने एकदम मतलब मुझे लगता है सही बात बोली। बिल्कुल। तो ये एक वो भी था ना, अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति का भला ना धूप। तो अति तो हर चीज में बुरी होती है, अगर अति करोगे तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो वीरेंद्र जी एक चीज और है, जब ना जैसे आप अभी हमारी बात हुई थी प्रोटीन से रिलेटेड, तो आज के युग में जैसे ये लोग प्रोटीन से रिलेटेड है, वैसे और लोग भी हो गए हैं कि प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट चाहिए। जो आपने बताया कि लोगों का 2-3% बॉडी का बॉडी फैट हो जाता है, वो लोग इस बात को नहीं समझते कि शरीर को चलने के लिए भी फैट की जरूरत है। हमारा जो मस्तिष्क है, दिमाग, दिमाग फैट पे ही तो चलता है। बिल्कुल। तो 10 से 20% के बीच में अगर आपके शरीर में फैट है तो एकदम हेल्दी है, एकदम बढ़िया, अच्छा। इतना होना चाहिए। उस आप इंटरनल आप देखेंगे, बहुत आप एक्टिव रहेंगे। तो इतना फैट शरीर में होगा तो शरीर के हर चीज की जरूरत है। देखो, प्रोटीन, कार्ब्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर, वाटर, हर चीज की जरूरत है। सब चीज चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप प्रोटीन बढ़ा बढ़ा के कार्ब्स कम कर दो या फाइबर कम कर दो। फाइबर कम करोगे तो आपका पेट साफ नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन इज द कॉज ऑफ ऑल डिजीज, शरीर में बीमारियों का घर बन जाएगा। फिर क्या करोगे? उस शरीर का कुछ दिन तक चला पाओगे, उसके बाद फिर वो फिर से खराब हो जाएगा। तो चलिए अगर हम अब देखें तो हम इस पॉडकास्ट के एंड पे आ गए हैं। समय थोड़ा और होता तो हम आपसे और बातें करते, बट चलिए इस पॉडकास्ट का रैप अप करते हैं विद सम रैपिड फायर क्वेश्चन।
तो चलिए पूछता हूं मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन। पहला है, एक किताब जो आप सबको सजेस्ट करेंगे कि सबको अपनी जीवन में जरूर पढ़नी चाहिए, एक किताब। सब देखो, इसको सबको पता है इसके बारे में, श्रीमद् भागवत गीता। पर श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बहुत एक बात अच्छा। समझिए। हाँ, श्रीमद् भागवत गीता के जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो समझ नहीं पाएगा कोई भी, क्योंकि आज के अच्छा। समय पे संस्कृत समझ नहीं सकते। सिंपल सी है, संस्कृत नहीं आती लोगों पे। तो श्रीमद् भागवत गीता का लोगों ने अपने अपने हिसाब से व्याख्यान किया है। लोग उस व्याख्यान को ही पढ़ते हैं। इसीलिए ये इतना जो मिसकॉन्सेप्शन आता है कि ये इसमें भागवत गीता में ये लिखा है, भागवत गीता में ये लिखा है। भागवत गीता में तो एक ही बात लिखी है, पर लोगों ने जो उसको इंटरप्रिटेशन किया है वो अलग अलग किया है अपने अपने हिसाब से। जैसे आप स्कोन टेम्पल की पढ़ोगे तो वो अलग है, गीता प्रेस की पढ़ोगे तो वो अलग है, और किसी के द्वारा किसी ने व्याख्या किया है तो वो अलग है। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ हमेशा, गीता प्रेस की स्वामी राम सुखदास जी ने लिखी है। अच्छा। पढ़ोगे अलग ही लेवल है उसका। गीता प्रेस राम सुखदास जी की, भागवत गीता पढ़ के देख लीजिए। उन्होंने जैसा श्लोक है उसका वैसे ही पहले तो अर्थ लिखा है, फिर उन्होंने अपने शब्दों में उसका व्याख्यान किया है, और वो व्याख्यान भी नेक्स्ट लेवल का है। अच्छा। हाँ। जरूर, ये तो बहुत अच्छा काम आएगा, ये रिकॉर्ड भी हो गया। मुझे लगता है हमारे सारे यूजर्स इस चीज से इसका लाभ उठा पाएंगे। अगर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं तो वो है, एक हेल्दी हैबिट जो सबको फॉलो करनी चाहिए। योग करना चाहिए 1 घंटे रोजाना। योग करना चाहिए, सबको। बहुत बेहतरीन ए, आंसर है। हाँ। हाँ, 1 घंटा योग करो। उसमें आप योगासन और प्राणायाम, देखिए योग में बड़ा, योग के बारे में अगर हम बात करें, ये योग, क्योंकि हमारे जो पुराने साधु लोग होते हैं वो योग के बारे में, पुराने जो ऋषि हैं, जो पुराने हमारे योग के शिक्षक हैं, वो आजकल के योग से थोड़ा खफा रहते हैं कि आपने तो आसन आसन करवा दिए, प्राणायाम प्राणायाम करवा दिए। पर जरूरत ही है आज के समय पे। लोगों को शारीरिक और मानसिक सुख से जब वो ऊपर बढ़ेंगे तभी वो अध्यात्म की तरफ जाएंगे। अगर हम्म। शारीरिक रूप से दुखी है, मानसिक रूप से दुखी है, तो मानसिक रूप से अध्यात्म दुखी कहीं है। से कहीं तक नहीं आ सकता। हाँ। सही बात है। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, एक डाइटरी टिप, डाइट की ऐसी टिप जो सबको फॉलो करनी चाहिए हेल्दी लाइफ के लिए। अच्छा देखो, डब्बा बंद चीजें मत खाओ। जो डब्बा बंद अच्छा। चीजें आती है ना, सारी सारी बंद कर दो, चाहे उस पर अमृत लिखा हुआ। डब्बा बंद चीजें ना खाएं। मैदा को जितना हो सकता है अवॉइड कर दो, मैदा। हम्म। और कच्चा जितना से ज्यादा ऐड कर सकते हो, फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। और उसमें वेजिटेबल हो गया। अंकुरित, हाँ वेजिटेबल, अंकुरित अनाज हो गया। ये जितना ऐड कर सकते हो, आप देखना आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा, शरीर भी अच्छा रहेगा, और आप एक्टिव रहोगे। ये काफी अच्छी एडवाइस आपने दी वीरेंद्र जी, मुझे लगता है बहुत ज्यादा काम आएगी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, आज के इस पॉडकास्ट में आने के लिए वीरेंद्र जी, हम आपके बहुत ज्यादा आभारी हैं। थैंक यू प्रशांत जी, बहुत अच्छा लगा। और और सभी लोगों के लिए भी, जो लोग ये देख रहे हैं, देखो देखने से कुछ नहीं होता, आपको इतनी सारी वीडियो मिल जाती है, जब तक आप फॉलो नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। जरूर, मुझे लगता है आपने जो हाँ। बातें भी समझाई हैं, लोग उसको अगर अपनी लाइफ में 1%, 10% भी फॉलो करें तो वो अपनी लाइफ की जर्नी को बदल सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। नमस्ते वीरेंद्र जी। नमस्कार।